हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस में जो लेसन नंबर 1 चल रहा था उसमें 5 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपनी होगी ये क्लास नंबर 6 और इस क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं भाई। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो अपन उसको डिस्कस करते हैं भाई। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो 10 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको लिखवाई थी उनमें से 2 अभिक्रिया तो पहले हो चुकी थी, शेष 8 अभिक्रियाएं पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। अब हमारा जो न्यू टॉपिक होगा, जो कि लास्ट टॉपिक भी होगा अपना, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखना भाई, लास्ट हमारा जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम क्या है पहले वो लिख लेते हैं। पहले तो अपन टॉपिक का नाम लिखते हैं भाई। हाँ, क्या लफड़ा है भाई। हाँ, जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक का नाम है उपचयन अभिक्रिया द्वारा होने वाले प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया द्वारा होने वाले प्रभाव। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो उपचयन अभिक्रिया होती है ना, उपचयन का मतलब क्या है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कुल मिला के जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो ना कुछ घटनाएं घटित होती है। यहाँ पे अपन 2 घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है संचारण और एक है विकृत गंधिता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रियाओं द्वारा पड़ने वाले प्रभाव। तो पहले अपन ये लाइन लिख लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया द्वारा पड़ने वाले कुछ प्रभाव निम्न हैं, पर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, उपचयन अभिक्रियाओं द्वारा पड़ने वाले कुछ प्रभाव निम्न हैं। कौन कौन से हैं अपन डिस्कस करते हैं भाई। पहला है संचारण और सेकंड है विकृत गंधिता। अपन 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉरी, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं संचारण के बारे में। तो 1 नंबर लगा के आपको डिस्कस करना है संचारण। क्या होता है संचारण, क्या नहीं होता है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संचारण का सिंपल सा मतलब ही होता है नष्ट होना। किसका? धातुओं का। अब कैसे नष्ट होती है कि जब धातु होती है ना, अम्ल, आर्द्रता या CO2 इनके संपर्क में आती है तो धीरे धीरे ना नष्ट होने लग जाती है, गलने लग जाती है। और धातु को जो नष्ट होने की प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? संचारण कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या CO2 के संपर्क में आती है या CO2 के संपर्क में आती है तो
धीरे धीरे, तो धीरे धीरे संचारित, धीरे धीरे संचारित, संचारित मीन्स नष्ट होना, धीरे धीरे संचारित होने लगती है, धीरे धीरे संचारित होने लगती है। इस घटना को, इस घटना को संचारण कहते हैं, इस घटना को संचारण कहते हैं। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब कोई भी धातु अम्ल के संपर्क में आएगी या आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आएगी या CO2 के संपर्क में आएगी तो ना धीरे धीरे गलने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, संचारित होने लग जाती है। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है भाई? संचारण कहा जाता है। अब देखते हैं अपन संचारण की घटनाएं देखते हैं। घटनाओं का मतलब है संचारण के एग्जाम्पल, है ना। तो जो हेडिंग बनेगी अपनी इसके अंदर वो बनेगी संचारण की घटनाएं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया ना, संचारण की घटनाएं, या हम लिख सकते हैं संचारण के उदाहरण, संचारण के उदाहरण। देखना भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेते हुए। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बात करूं, लोहा धातु की बात करता हूं। देखिए जब लोहे को हम आर्द्र वायु में यानी नमी वाली वायु में काफ़ी दिनों तक खुला छोड़ेंगे ना तो उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की लाल लाल जैसी परत छाने लग जाती है, जिससे हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा धातु क्या होने लग जाती है? संचारित, नष्ट होने लग जाती है। तो पहला एग्जाम्पल, जब लोहा को या लोहा से बनी वस्तुओं को, जब लोहा से बनी वस्तुओं को लंबे समय सॉरी भैया ना, लंबे समय तक आर्द्र वायु में यानी नमी वाली वायु में खुला छोड़ा जाता है जब लोहा से बनी वस्तुओं को, यहाँ पे आपको को शब्द और लगाना भाई ना, जब लोहा से बनी वस्तुओं को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला छोड़ा जाता है तो लोहा पर या लोहा से बनी वस्तुओं पर लालिमा युक्त, ये कलर पूछा जाता है भैया एग्जाम में कई बार ना, तो लोहा पर या लोहा से बनी वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की, मतलब लाल लाल सी, मतलब पूरी तरह लाल नहीं होती है, थोड़ा सा लाल भूरा कलर होता है ना, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत छा जाती है, परत छा जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो कलर है ना कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका कलर कैसा होता है? लालिमा युक्त भूरे रंग का कलर होता है। आपने देखा भी होगा ना कई बार, जैसे मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु है, उस पर जंग छा जाती है ना, तो हम अंगुली से हटाते हैं, देखा होगा ना आपने, लालिमा युक्त भूरे रंग की होती है ना। सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन इसका संचारण का, तो सुनिएगा भाई। कॉपर सभी जानते हैं, जब कॉपर धातु को हम आर्द्र CO2 युक्त वायु में खुला छोड़ेंगे ना
आर्द्र CO2 में खुला छोड़ेंगे, यानी नमी वाली CO2 के अंदर खुला छोड़ेंगे, तो उसकी जो भूरे रंग की जो परत होती है कॉपर की, वो धीरे धीरे ना गायब होने लग जाती है और उस पर हरे रंग की परत छा जाती है। एक्चुअली में होती किसकी है कि जो कॉपर जब CO2 से क्रिया करेगा तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, तो ना कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत छा जाती है उस पर, और उसकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है भाई, तो ये किसका संचारण हुआ? कॉपर का। तो अपन लिख देते हैं, जब कॉपर धातु को यानी तांबा धातु को, जब कॉपर धातु को आर्द्र CO2 युक्त वायु में खुला छोड़ा जाता है, आर्द्र CO2 युक्त वायु में खुला छोड़ा जाता है, तो कॉपर की सतह की चमक, कॉपर की सतह की चमक धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तथा हरे रंग की, नोटिस करना भाई, जब कॉपर का संचारण होगा तो जो परत छड़ेगी उसका कलर कैसा होगा? हरा कलर होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा हरे रंग की परत, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अलग पेन से, हरे रंग की परत छा जाती है, छा जाती है, जो कि किसकी होगी भाई? कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर क्या बनाएगा? कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, जो कि कॉपर कार्बोनेट, सूत्र की बात करूं मैं तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट की होती है। क्लियर है भाई? तो जब भी तांबे का संचारण होगा, कॉपर धातु का संचारण होगा, तो जो परत छड़ेगी उसका कलर कैसा होगा? हरे कलर की परत होगी, और किसकी होगी? कॉपर कार्बोनेट की होगी। तीसरा एग्जांपल देखो। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखना। आपने चांदी देखी है कि चांदी है ना कुछ दिनों के बाद काली पड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों? कि यदि हम उसे आर्द्र वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्या करेगा? सल्फर के साथ क्रिया कर लेती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण उस पर ना काले रंग की परत छा जाती है भाई। ठीक है, तो ये भी संचारण का उदाहरण है चांदी के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं, जब सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी, कोष्टक में ऐड कर देता हूं मैं चांदी, जब सिल्वर को आर्द्र वायु में खुला छोड़ा जाता है, आर्द्र वायु में खुला छोड़ा जाता है, तो सिल्वर काली होने लगती है, काली पड़ने लगती है। तो जो सिल्वर है, सिल्वर काली पड़ने लगती है, ये काली होने लगती है। ऐसा सिल्वर का वायु में उपस्थित, ऐसा सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड, इंपॉर्टेंट भैया ना, सिल्वर सल्फाइड जिसका सूत्र होता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण होता है ना। ऐसा सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड
बनने के कारण होता है। यानी जो चांदी काले रंग की होती है तो काले रंग की जो परत होती है ना वो एक्चुअल में किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड Ag2S की होती है। बनने के कारण होता है। तो ये हो गए आपके संचारण के उदाहरण। हालांकि लेसन नंबर 1 में एग्जाम्पल सीधा दे रखा है, लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना और चांदी का काला पड़ना। लेकिन सेम टॉपिक संचारण का लेसन नंबर 3 में भी है और वहाँ पर ये बातें थोड़ी सी विस्तृत करके लिखवाई जाती है। यानी लेसन 1 में थोड़ी कम चीज़ है और उसी का डेस्क्राइब रूप लेसन नंबर 3 में है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेसन नंबर 3 के हिसाब से लिखवा दिया है ताकि लेसन नंबर 3 में पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि इसमें लेसन 1 का तो कवर हो ही रहा है, लेसन नंबर 3 का भी आ चुका है। तो एक बार पढ़ लेंगे, दोनों जगह बेनिफिट होगा। क्लियर है भाई? तो संचारण की डेफिनेशन हो गई, संचारण के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं अपन संचारण से नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी संचारण से नुकसान। संचारण से नुकसान तो क्या क्या नुकसान होता है? देखिए, जो कार के ढांचे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। पुल होता है, ब्रिज, वो खराब हो जाता है। लोहे की रेलिंग खराब हो जाती है। इसके अलावा जो हवाई जहाज होते हैं वो खराब हो जाते हैं ना। काफ़ी सारे नुकसान होता है। लोहे की वस्तु भी नष्ट हो जाती है। तो ये सारे नुकसान है वो अपन लिख लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं भी ना। तो संचारण से नुकसान, पहला नुकसान, हाँ, कार के ढांचे, कार के ढांचों का खराब होना, कार के ढांचों का खराब होना, पुल का नष्ट होना, है ना। लोहे के पुल नहीं होते हैं क्या? लोहे की रेलिंग का खराब होना, लोहे की रेलिंग का नष्ट होना। इसके अलावा हवाई जहाज का नष्ट होना, हवाई जहाज का नष्ट होना, लोहे से बनी अन्य वस्तुओं का नष्ट होना, लोहे से बनी अन्य वस्तुओं का नष्ट होना। कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं भी ना। कार के ढांचों का खराब होना, पुल का नष्ट होना, लोहे की रेलिंग का नष्ट होना, हवाई जहाज का और लोहे से बनी अन्य वस्तुओं का नष्ट होना, ये सारे के सारे नुकसान होते हैं। अब बात करते हैं, जब नुकसान हो रहा है तो इसे बचना भी चाहिए। तो क्या क्या इसके बचाव है? तो संचारण से बचाव अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ पहले, संचारण से बचाव। संचारण से बचाव यानी कैसे बचा जाएगा। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, पहले देखना। सबसे पहला पॉइंट है इसका, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसका, अपन लोग लिख सकते हैं पेंट करके। पेंट करके पहले मैं लिख देता हूं, फिर एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा है ग्रीज लगाकर, है ना, ग्रीज, ग्रीज लगाकर। इसके अलावा तेल का उपयोग करके, हम तेल भी यूज कर लेते हैं, तेल का उपयोग करके। इसके अलावा एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या है अभी आपको पहले मैं लिख देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन। इसके अलावा हाँ, यसद लेपन, यसद लेपन द्वारा भी होता है। इसके अलावा मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर, या हम इसे कहते हैं मिश्रात्वन। मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया को मिश्रात्वन भी कहते हैं, मिश्रात्वन द्वारा। हाँ भाई देखना, ये सारे के सारे पॉइंट है संचारण से बचाव की। पहला पॉइंट है पेंट करके। आपने देखा होगा
कि जब कोई लोहे की वस्तु होती है ना, तब उस पर पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, वो सीधा वायु के संपर्क में नहीं रहेगी। और जब किसी लोहे की वस्तु की सतह सीधी वायु के संपर्क में नहीं रहेगी तो क्या वो नष्ट होगी? क्या क्या उस पर जंग लगेगी? क्या बिल्कुल नहीं लगेगी भाई। ठीक है। अगला उपाय है ग्रीज लगाकर। ग्रीज का मतलब आप लोग जानते हो, है ना। ग्रीज जो होता है वो तेलीय पदार्थ सा होता है ना, वो लगा देते हैं, उससे भी संचारण नहीं होता है। तेल का उपयोग करके बहुत सी जगह तेल यूज कर लेते हैं हम, ऑयल लगाते हैं, तो उससे भी संचारण से बचाव होता है। एनोडीकरण, देखिए एनोडीकरण क्या है, वैसे इसका पूरा प्रोसेस हम लेसन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें होता क्या है, मतलब अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है एक प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन इसका कंप्लीटली। क्रोमियम लेपन, इसमें क्या होता है, क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। जैसे आपने देखा है हमारे जो साइकिल का हैंडल होता है ना, ये एक्चुअली में होता तो लोहे का है, लेकिन इस पर ऊपर से क्या क्रोमियम का लेपन कर देता है, जिससे क्या हुआ, जो अंदर लोहा है वो नष्ट नहीं होता है और क्रोमियम का जल्दी से संचारण होता नहीं है, तो वो संचारण से बच जाती है। ठीक है। साइकिल का हैंडल है, साइकिल की जो रिंग होती है टायर वाली, उन सभी में ना क्रोमियम लेपन होते हैं भाई, चमकती है ना, वो क्रोमियम लेपन होता है। यसद लेपन, इसमें क्या होता है, देखो जो लोहा होता है, जो इस्पात होता है, उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है ताकि उनका क्या ना हो, संचारण ना हो, इसे यसद लेपन कहते हैं। इसके बारे में लिखवा भी दूंगा, चलो मैं लिखवा देता हूँ इसके बारे में, इधर देखना। लोहे एवं इस्पात, इस्पात का मतलब होता है स्टील, लोहे एवं इस्पात से बनी वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। यसद लेपन कहलाता है। ध्यान रखना, यसद लेपन के अंदर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। याद रखने का देखो सिंपल सा तरीका है। यसद लेपन में ये शब्द क्या है, यस, और यस का मतलब क्या होता है, हाँ, और अपन क्या बोलते हैं, किसी से हाँ कहते हैं तो हाँ जी, तो हाँ का मतलब यस यानी यसद लेपन, और जी का मतलब जिंक, यानी यसद लेपन के अंदर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। आई थिंक ये चीज भी आपको याद हो गई होगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। और मिश्र धातु के अंदर क्या होता है, मिश्र मतलब मिश्र धातु बनाकर, जिसे हम मिश्रत्वरण भी कहते हैं, एक से अधिक धातु या धातु अधातु का समांगी मिश्रण होता है ये। तो जब मिश्र धातु होती है ना, तो उनका संचारण भी जल्दी से नहीं होता है ना, तो मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं के संचारण को रोक लेते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो आपने स्टार्टिंग में क्या देखा था भाई, कि जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव है वो दो थे, संचारण और विकृत गंधिता। तो संचारण तो कंप्लीट है, सेकंड अपन बात कर लेते हैं विकृत गंधिता की। ठीक है भाई, चलो अपन विकृत गंधिता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है विकृत गंधिता। देखो नाम में ही ना सब कुछ छिपा हुआ है। विकृत शब्द का मतलब ही होता है खराब होना, और गंधिता का मतलब गंध और स्वाद, यानी जो भी तेलीय और जो वसायुक्त खाद्य सामग्री होती है, जब उनका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, तो उनके स्वाद में और गंध में ना परिवर्तन होने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। तो परिभाषा लिख देते हैं, जब तेलीय व वसायुक्त, तेलीय व वसायुक्त खाद्य सामग्री, जब तेलीय व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, तो उपचयन होने के कारण, तो
उपचयन होने के कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। आई थिंक सिंपल से डेफिनेशन आपके समझ में आ गए होगा। विकृत का मतलब होता है खराब होना और गंधिता का मतलब होता है स्वाद और गंध। तो जब तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो उपचयन होने के कारण, ऑक्सीजन से क्रिया होने के कारण उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन होने लगता है। इसे ही क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब इससे बचा कैसे जाता है? तो विकृत गंधिता से बचने के कुछ उपाय हैं, तो मैं लिख देता हूँ। हेडिंग क्या बनेगी अपनी? विकृत गंधिता से बचने के उपाय। विकृत गंधिता से बचने के उपाय। हाँ भाई, देखना पहला उपाय क्या इसका? आपने देखा होगा कि देखो, या तो पहला उपाय क्या है कि जो भी आप लोग तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री जिससे पात्र में रख रहे हैं वो वायुरोधी होना चाहिए, यानी इसमें एयर पास नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। इसके अलावा देखो सेकंड उपाय क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे आचार अपना बनाते हैं घरों में, तो जो आचार होता है ना, आचार में जो भी आचार है उसमें अपन लोग तेल डालते हैं। जिसका भी आचार बनाया है वो तेल में डूबा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई डिब्बा है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई। हाँ, ये कोई डिब्बा है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए आचार यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक ये आचार भरा हुआ है, और आपने सब जो तेल डाला ना, आपका तेल केवल यहाँ तक आ रहा है ना। तो इतना जो हिस्सा बचा ना, ये तेल में डूबा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जो पहला तो वायुरोधी बर्तन यूज करेंगे, और जो तेल है ना उसमें उसका अपन क्या करेंगे भाई? यूज करेंगे। इसके अलावा सुनना आगे, तो इतना जो हिस्सा क्या हो जाएगा भाई? खराब हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखते चलता हूं जो जो अपन उपाय करते हैं। पहला उपाय, वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके। सेकंड होता है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई पात्र है, कोई डिब्बा है ना, जिसके अंदर आचार भरा हुआ है, यहाँ तक आचार भरा हुआ है, लेकिन तेल है वो केवल यहाँ तक है। तो जो हिस्सा बचा ना, इसमें एयर होगी, उस एयर के कारण ये क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, और ये वाला आचार खराब हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं? इसमें प्रतिऑक्सीकारक का यूज कर लेते हैं। देखो क्या होता है, सुनना। ये शब्द क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन यदि आगे प्रति शब्द लग जाता है तो वो हमेशा इसके अर्थ को उल्टा कर देता है। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकेगा। ऑक्सीकारक का तो मतलब क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करवाएगा, और प्रतिऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकेगा। तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके भी हम संचारण से, ये विकृत गंधिता से बच सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, तीसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस का उपयोग करके। नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस का उपयोग करके।
भाई जो गैस कम सक्रिय है तो वो जल्दी से क्रिया करेगी नहीं पदार्थों से, और पदार्थों से क्रिया नहीं करेगी तो खराब भी नहीं होगी। भाई जैसे कोई पाउच है, उसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें, सारी गैस निकाल देंगे और नाइट्रोजन भर देंगे। अब नाइट्रोजन तो क्रिया करेगी नहीं तो नष्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस का उपयोग करके, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटा देती है और उसमें नाइट्रोजन भर देती है, ताकि उसका क्या ना हो, उपचयन ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन तो हटा ली गई है और नाइट्रोजन जैसे गैस भर लेते हैं। तो ये बात पे अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चिप्स बनाने वाली कंपनियां, चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैली में से, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन जैसी, उसके स्थान पर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। क्लियर है भाई। तो ये विकृत गंधिता है, ये विकृत गंधिता से बचने के उपाय हैं। और ये जो लास्ट वाला उपाय आपने लिखा है, इसका ये एग्जांपल है कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो चिप्स के पाउच में से, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को तो हटा देंगे और नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देंगे, जिससे इसका उपचयन नहीं होगा और वो नष्ट भी नहीं होंगे। तो ये आपका ना लेसन नंबर 1 कंप्लीट है भाई। एक बार मैं रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेता हूँ भाई, प्रॉपर चल रहा है ना जी, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ ओके है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट है भाई। अभी भी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके हर जेन्युइन सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं भाई, सुनना, देखो, जिस भी पदार्थ का अपचयन होता है जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह अपचयित पदार्थ या उपचायक कहलाता है, या उपचायक कहलाता है। एक लाइन और लिख रहा हूं, फिर दोनों को डिस्कस करेंगे अपन। और जिस पदार्थ का उपचयन होता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है वह उपचयित पदार्थ, वह उपचयित पदार्थ या अपचायक कहलाता है, या अपचायक कहलाता है। शब्दों पे ध्यान देना भाई, बड़ी गहरी बात लिखी है मैंने कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह अपचयित पदार्थ कहलाएगा या वो उपचायक कहलाएगा। यहाँ पे ना उपचयन वाली साउंड आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसका अपचयन होता है वो अपचयित पदार्थ या उपचायक कहलाता है, और जिस पदार्थ का उपचयन होता है वह उपचयित पदार्थ या अपचायक कहलाता है। यहाँ पे ना अपचयन की साउंड आ रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जिसका अपचयन होगा उपचायक कहलाएगा, जिसका उपचयन होगा अपचायक कहलाएगा। ठीक है,
और देखिए इसके अलावा ना आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। पूरी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर के अंदर के या चैप्टर के पीछे के, वहाँ से ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, आप खुद कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपको डाउट हो किसी में, जो टिक लगवा रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन, उनमें यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उन क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है भाई, तो मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ। पीडीएफ ओपन करते हैं पहले अपन इसका। हाँ भाई देखना, ये लेसन नंबर 1 है आपका। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं टिक लगवा देता हूँ एक बार। पहले चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे भाई, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। और मैं टिक लगवा रहा हूँ, उनमें से यदि कोई नहीं हो रहा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन जैसे मैंने इसमें लिखा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, मैंने लिखवाया भाई आपको, है ना। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण, तो ये हिंदी में लिख रखा है, यानी शब्द समीकरण है। पहले रासायनिक समीकरण बनाओ और संतुलित कर दो। तीसरा भी ऐसा ही है ना, केवल आपको उनकी अवस्था दर्शानी है, तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। खुल जा सिम, आगे देखो भाई, क्या यार, हाँ ये देखो, हाँ भाई आ गया मजे वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन आपको करने भाई, ये दोनों ही करने हैं आपको, दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। यदि आपसे नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में आसान तरीके से समझा दूंगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न है, समझना क्वेश्चन को। आगे देखो, दोनों क्वेश्चन करने ये वाले आपको ना। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन करना है, हाँ हाँ एक ये वाला क्वेश्चन करना आपको, क्वेश्चन नंबर 3, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ये वाला क्वेश्चन करना है। जिसका अपचयन होगा वो अपचयित पदार्थ कहलाएगा, और जिसका उपचयन होगा वो उपचयित, या यूं कहे जिसका अपचयन होगा वो उपचायक कहलाएगा, और जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाएगा। ये वाला क्वेश्चन करना आपको। तो ये हो गए चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन। पीछे वाले देखते हैं, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करना है भाई। पहला क्वेश्चन करना है, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आपको करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग के सुर खोल देगा आपके कुछ देर के लिए। आगे आओ, सेकंड क्वेश्चन भी करना है आपको। ये ओनली देखो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था ना चैप्टर के अंदर के, वो तो आपको नोट्स कॉपी में ही लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नोट्स कॉपी में करना है, क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 3 ये आपको ओनली रफ कॉपी में करके चेक कर लेना है। क्वेश्चन संख्या 4 करने की आवश्यकता नहीं है, 5 को आपको ना रफ कॉपी में सोल्व करना है, 6वें को रफ कॉपी में सोल्व करना है, 7वें को रफ कॉपी में सोल्व करना है, 8वें को रफ कॉपी में सोल्व करना है। 9 करने की आवश्यकता नहीं है, 10वां रहने दो, 11वां भी रहने दो, 12वां भी रहने दो, 13वां भी रहने दो, और एक 14 क्वेश्चन ये आपको नोट्स कॉपी में करना है। तो चैप्टर के अंदर के जो मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, वो तो नोट्स कॉपी में करना ही है, और चैप्टर के पीछे में पहला क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन ये आपको करना है। बाकी जो मैंने बताए थे ये आपको रफ कॉपी में करके चेक कर लेने हैं। ठीक है भाई, ये जो बताया था ना अभी 8वां 7वां 6ठा, ये वाले रफ कॉपी में सोल्व करना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं भाई अच्छी मार्किंग के लिए। हाँ तो ये लेसन नंबर 1 मेरी तरफ से कंप्लीट है। जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आप लोग कर लेना, नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना ना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा लेसन 1 के। और भाई एक तो आप लोग थोड़ा कंजूसी कर रहे हो वीडियो को शेयर करने में, बच्चों को जोड़ने में। भाई जितना ज़्यादा देखो, सिंपल सी बात ये है, जितना ज़्यादा आप लोग बच्चों तक वीडियो को पहुँचाएंगे ना तो बच्चे उतने ही जुड़ेंगे।
क्योंकि सभी बच्चों तक, क्योंकि जैसे आप लोग शेयर करेंगे, बच्चे आएंगे तो यूट्यूब भी ना थोड़ा सा रिकमेंड करेगा बच्चों के लिए। तो आपको ना अधिकतम शेयर करना है, बच्चों को जोड़ना है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। केवल जो नोट्स वगैरह है, पुराने साल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ऐप अपना कौन सा है, प्ले स्टोर पर जाना है, गुरु अकेडमी ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो जैसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद में गुरु अकेडमी ऐप मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला ऐप मिलेगा भाई, ऐसा लोगो है इसका, ये वाला। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में बेसिक जानकारी है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह वो लगा देना, आपको इसमें अकाउंट बन जाएगा, आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे। और फिर जो कोर्स है वो आपके सामने है, एक तो नोट्स वाला कोर्स है और एक पुराने साल के क्वेश्चंस है। अभी थोड़ा सा अपडेट करना बाकी, मैं अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे 7891889747। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग चाहो तो किसी भी प्रकार की, किसी भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलो आज सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, एकदम ना बेसिक से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे भाई। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना और अधिकतम आपको शेयर करना है। थैंक यू।